everyone, today we are going to do lesson 6. This is Jodie's fawn. Jodie's fawn मतलब जोडी का fawn. Fawn होता है डियर का छोटा सा बच्चा. और ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पॉपुलर फिक्शन द ईयरलिंग रिटन बाय मार्जोरी किनन रॉलिंग. तो ये मार्जोरी किनन रॉलिंग के द्वारा लिखी गई बुक द ईयरलिंग में से ली गई है. So this story is about a little boy whose name is Jody, and this is a very emotional story because this Jody executes extraordinary emotional traits of a human being. He is very small in age, बहुत छोटा है, but still he shows emotions that are way too big for his age. तो इस स्टोरी में उसके एक पापा हैं जिनका नाम पेनी है. उन्हें एक रैटल स्नेक काट लेता है और उनकी जान बचाने के लिए एक तो डियर को मारा जाता है. पर उस डियर का एक छोटा सा बच्चा होता है. डियर के बच्चे को हम कहते हैं फॉन. और किस तरह जोडी उस डियर के बच्चे के बारे में सोचता है कि वो तो ऑर्फन्ड हो गया है. द डियर्स लिटिल किड हैज बिकम ऑर्फन्ड because of the killing of its mother, and Jody really ventures out into the forest to get back that fawn so that he could be taken care of and he should not fall prey to some kind of like big animals should not eat it. So in order to save this little fawn's life, Jody goes into the jungle. तो यहाँ पे बिफोर यू रीड में क्या है कि जब हमें कभी थोड़ा बहुत चोट लग जाता है तो क्या हम तुरंत डॉक्टर के पास भाग खड़े होते हैं. थोड़ा सा कोई हमारे नी पे कट आ जाए या हमारी बाजू में थोड़ा सा बर्न आ जाए या कोई हमें बी मतलब स्टिंग कर दे, काट दे, तो क्या तुरंत हम डॉक्टर के भाग जाते हैं? नहीं, नेचुरली हम होम क्योर्स लेते हैं. जैसे कि कोई कट आ गया तो हमारे पास कोई ट्यूब पड़ी है तो हम वो लगा लेते हैं. जब हमारे हाथ में या कहीं भी जल जाता है तो हम क्या करते हैं, ठंडे पानी से धोते हैं या बर्फ़ लगाते हैं. या एंड अदर इफ़ेक्टिव मेथड तो बहुत ही आसान है, जैसे कि शहद या हनी पुट कर लेना उस जगह पे. या बी जब स्टिंग करती है तो व्हाट डू वी डू, हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ से रगड़ के, घिस के या किसी भी चीज़ से हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं. हम तुरंत के तुरंत डॉक्टर के नहीं भागते. तो इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ कि जोडी के फादर को एक रैटल स्नेक ने काट लिया. तो उसके फादर क्या करते हैं कि एक तो डो यानी कि एक तो हिरन को मार देते हैं और उस हिरन का हार्ट और लीवर को यूज़ करते हैं ताकि अपने शरीर से उस रैटल स्नेक का जहर निकाल देते हैं. और इसके बाद दैट डियर हैड अ फॉन. उस डियर का एक बच्चा होता है. तो वो बच्चा तो ऑर्फन्ड हो गया, अनाथ हो गया. तो ये लोग घर वापस आ जाते हैं, पर जोडी क्या करता रहता है, बार बार उस लिटिल फॉन के बारे में सोचता रहता है कि वो जो अब अपनी माँ के बिना अकेला हो गया है, क्या होगा उस फॉन का. कहीं उसे जंगली जानवर ना खा जाए या कहीं वो भूखा प्यासा ही जंगल में ना मर जाए. तो ये स्टोरी जोडी के इसी साइड के बारे में है कि वो किस तरह से फ़ोन की हेल्प करता है, किस तरह उसे घर पे वापस लेके आता है और उसकी केयर करता है. अब हम इस लेसन की रीडिंग करते हैं. जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन. कि जोडी बार बार अपने थॉट्स को, अपनी सोच को उस छोटे से डियर के बच्चे की तरफ ले जा रहा था. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. वह उस छोटे से डियर के बच्चे को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स. और वो बार बार उसे हर जगह पकड़ के रखता है, अपने ड्रीम्स में, उसके आर्म्स में. कि मतलब ये जो फ़ोन था उसके दिल और दिमाग में घुस चुका था. ही स्लेप्ट फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. वो टेबल से उठा और अपने फादर के बेड के साइड पे जाके खड़ा हो गया. पैनी ले एट रेस्ट. पैनी जो कि उसके पापा हैं वो आराम कर रहे थे. हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. उनकी जो फादर की आंखें थी वो खुली थी और क्लियर थी, लेकिन जो प्यूपल्स, जो आइस का ब्लैक पार्ट होता है ना, उसे प्यूपल्स कहते हैं. पर वो प्यूपिल क्या थी, वो डार्क थी और डायलेटेड थी. मतलब अभी पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हुए थे. जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पापा? जस्ट फाइन सन. तो जोडी अपने पापा से पूछते है कि आप कैसा फील कर रहे हो. तो पापा जवाब देते हैं कि बस ठीक ठाक बेटे.
ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर, कि वो जो डेथ है, जो पुराना डेथ है, वो कहीं और चोरी करने गया है, यानी कि कहीं और किसी की जान लेने चला गया है। बट वॉजेंट इट अ क्लोज शेव, तो क्या ये लेकिन एकदम तुरंत हम लोग बच नहीं गए कि जस्ट बचे हैं, हमारी जान बच गई है। आई एग्री, जोडी कहते हैं कि हाँ हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू। इस पे उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ बॉय। द वे यू केप्ट योर हेड यानी कि स्टेट काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि तुम इतना डिफिकल्ट सिचुएशन था फिर भी तुम काम रहे, क्वाइट रहे, शांत रहे और पैनिक नहीं किए, and did what was needed. So in that situation also, that was a very difficult grave situation. In that situation also you stayed calm and quiet and you did what was needed. पा, जोडी अपने पापा को बुलाता है। यस सन, हाँ बेटे। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन। रिकलेक्ट मतलब क्या आपको याद है, कैन यू रिमेम्बर, वो हिरन को और उसके बच्चे को आप याद कर पा रहे हो। देन द फादर सेज, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, कि वो बेचारा हिरन, पुअर डो मीन्स बेचारा हिरन, मुझे बचाया है। डेट सर्टन, और ये बात तो पक्की है कि उस हिरन ने ही मुझे बचाया है। पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट। अब ये जो जोड़ी है फॉन के बारे में, डियर के बच्चे के बारे में बात कर रहा है कि वो तो अभी भी वहीं पर है। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, और वो जो डियर का बच्चा है वो भूखा भी होगा और बहुत डरा हुआ भी होगा, क्योंकि अब वो अकेले रह गया, उसकी माँ नहीं रही। आई सपोज सो, कि हाँ मुझे भी यही लग रहा है, मैं भी यही सपोज कर रहा हूँ, ये बात उसके पापा जोडी को कहते हैं। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ। देन जोडी सेज कि अब मैं एक बड़ा बच्चा हो गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, नाउ आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, कि मुझे अब दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। इधर ये जोड़ी क्यों कह रहा है ये बात, क्योंकि वो जो जोड़ी है, बच्चा है, उस डियर के बच्चे को घर लाना चाहता है, और उसका मतलब ये है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे हिस्से का दूध उस छोटे से हिरन के बच्चे को दिया जा सकता है। और ये बात हम आगे स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगी। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉन, कि वाई, अब मैं क्यों ना जाकर देखूं कि क्या पता मुझे वो डियर का बच्चा मिल ही जाए। एंड ब्रिंग इट हेयर, और इसे यहाँ ले आए। एंड रेज इट, और उसे बड़ा करें। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग, पेनी चुपचाप लेटा हुआ था और सीलिंग यानी कि कमरे की छत की तरफ देख रहा था। बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, कि बेटे तुमने तो मुझे यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ तो मैं नो भी नहीं कर सकता और यस भी नहीं कर सकता, कि नो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता और यस करना भी मुश्किल है। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, फिर जोड़ी बोलता है कि पापा उसे बड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आसानी से बड़ा हो जाएगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स, कि अभी थोड़े टाइम के लिए ही वो दूध पिएगा, उसके बाद वो लीव्स और एकॉर्न्स होते हैं छोटे छोटे नट्स, जो कि जंगलों में ऐसे ही मिल जाते हैं, कि उसके बाद वो खाने पीने खाने लगेगा, तो हमें दूध भी नहीं देना पड़ेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, फिर पापा जवाब देते हैं कि जोड़ी तुम अपने एज के हिसाब के लड़कों से तो ज़्यादा होशियार हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजन टू ब्लेम, आगे उसके जोड़ी के पापा कहते हैं कि वी टुक इट्स मदर, मतलब मैं हमने उस हिरन के बच्चे की माँ को मारा, और उसमें लेकिन हमें ब्लेम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैनी को एक रैटल स्नेक ने काट लिया था, अगर पैनी को जिंदा रखना था तो उस पॉइजन को निकालना जरूरी था, तो इसीलिए उस हिरन को मारना पड़ा था, उसके लीवर के लिए और हार्ट के लिए। श्योरली इट सीम्स ग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, मतलब उसे भूखा रह के मरने के लिए छोड़ना बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल, एहसान फरामोशी होगा। सन, आई कांट से नो टू यू,
कि बेटे मैं तुम्हें ना तो नहीं बोल सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, कि जब मुझे वो सांप ने काटा था मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं दूसरा दिन भी देख पाऊंगा। मतलब कि जोडी के पापा को था कि अब मैं मर ही जाऊंगा। Next, Jody says, Can I ride back with mill wheel and see if I can find it? क्या मैं मिल व्हील के संग चला जाऊं और देखूं कि क्या मैं उसे खोज सकता हूं, छोटे से हिरन के बच्चे को। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। इस पे उसके पापा जवाब देते कि ठीक है, अपनी मम्मा को बोलो कि मैंने तुम्हें परमिशन दी है कि तुम जा सकते हो। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल, मतलब ही वॉक बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू। वो धीरे से चुपचाप टेबल के तरफ वापस चला गया जहाँ से वो उठ के अपने पापा के बेड के पास आया था। एंड सैट डाउन, और वहाँ पे बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी मम्मा सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। देन जोडी सेज कि मम्मा, फादर हैज सेड गिवन मी द परमिशन कि मैं जाकर उस छोटे से डियर के बच्चे को ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट मिड एयर, मतलब कि उसकी मम्मा जो कॉफ़ी डाल रही थी अचानक में रुक गई और कॉफ़ी पॉट वही बीच मिड एयर में ही रह गया। वट फॉन? कौन सा फॉन? कौन सा डियर का बच्चा? द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। तो उसके बाद जोडी जवाब देता है कि वो वाला फॉन मम्मा जो कि उस डो का है जिसको हमने मार दिया। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। और हमने क्यों मारा था? हमने उस डो को मार के उसके लीवर का यूज़ किया ताकि पापा के शरीर से पॉइजन निकाल के उन्हें बचाया जा सके। शी गैस्प्ड, वो अचानक में गैस्प करी। शी गैस्प मतलब जोरदार उसने एक तरीके का आहा भरा, सांस भरी, ठंडी सांस भरी। वेल, फॉर पिटी सेक, कि ठीक है, दया के लिए। मतलब जोडी कहता है ये बात। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, कि पापा कहते हैं कि ये बहुत बड़ा गलत चीज़ होगा, एहसान फरामोशी होगी अगर हम उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दें। डॉक विल्सन सेड, अब डॉक्टर विल्सन कोई हैं, इतने में वो बोल पड़ते हैं। डैट्स राइट, कि हाँ बिल्कुल सही। डैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं आता। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट, कि बच्चा भी सही है और उसके पापा भी सही हैं। मिल विल सैड, अब मिल विल बोलता है, ही कैन राइड बैक विद मी, वो मेरे संग अब मेरे घोड़े पे पीछे बैठ के राइड कर सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं इसकी हेल्प करूँगा उस डो फोन को खोजने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने वो कॉफ़ी का पॉट नीचे रख दिया हेल्पलेसली। हेल्पलेसली यहाँ इसलिए लिखा गया है कि इसमें उसकी मॉम कुछ नहीं कह सकती थी। अगर हाँ भी नहीं कहना चाहती थी तो ना भी नहीं कह सकती थी, इसलिए वो हेल्पलेस थी कि भाई जो करना है तो करना ही है। वेल, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क यू हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, कि ठीक है फाइन, अगर तुम उसे अपना दूध दे दो तो, क्योंकि हमारे पास तो उसको देने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं है। मिल विल सेड, इतने में मिल विल बोल पड़ता है, कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, कि चलो चलो बच्चे, हमें जाना है, मतलब हमें वी शुड स्टार्ट एट वंस। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। अब जो उसकी जो मम्मा बैक्स्टर हैं, इनका बैक्स्टर सरनेम है, उन्होंने बड़ी एंशियसली, बड़े मतलब मन में मतलब बहुत परवाह के संग पूछा कि तुम बहुत देर तक तो नहीं गए रहोगे। जोडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, कि मतलब डिनर से आगे आगे मैं पक्का वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, मिलविल अपने हॉर्स के ऊपर इस तरह से चढ़ गया, ये रहा मिलविल, चढ़ गया। एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, और उसने जोडी को अपने पीछे खींचकर बिठा लिया। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर,
अब ये मेलविल और जोडी आपस में बात करने लग जाते हैं और जोडी पूछता है मेलविल से, तुम्हें क्या लगता है कि वो फोन अभी भी वहां पर होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम? क्या तुम मुझे उसे खोजने में मदद करोगे? वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, कि हम लोग उसे खोज निकालेंगे अगर वो जिंदा है। यह बात मिलविल कहता है जोडी को। हाउ यू नो इट्स अ ही, कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, यानी कि मेल है, फीमेल नहीं है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, कि मे बी वो स्पॉट्स होते ना डियर के शरीर पे, तो कोई एक पैटर्न होगा। तो जोडी रिप्लाइज कि दे वर ऑल इन अ लाइन and that shows that the little fawn is a he and not a she. On a doe fawn, Pa says the spots are every which way, कि जब डो फॉन होता है तो इस तरह के उनके स्पॉट्स होते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एवरी विच वे इन डिफरेंट डायरेक्शंस। पर ये वाला जो फॉन था उसका जो स्पॉट्स था लाइन में था, तो वन कैन इजली से दैट इट्स अ ही। अगर अब हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें तो व्हाट हैपन टू जोडीज फादर, कि जोडी के फादर को क्या हुआ था? ही हैड बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक। हाउ डिड द जो डो सेव पेनीज लाइफ? जो डोज liver and heart were used to extract out the poison from Penny's body. Why does Jody want to bring the fawn home? Because they had killed their mother and now the fawn was orphaned and he must be alone and scared. So it would be ungrateful on their part to leave the fawn alone in the forest. He might get killed. How does Jody know that the fawn is a male? Because of the definite pattern of the spots were in a line. Jody gave himself over to the thoughts of the fawn. Fawn मतलब Jody again started thinking about the fawn. They passed the abandoned clearing. तो वो एक abandoned clearing क्या होता है? जैसे कि ये फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज उगे हुए हैं, तो कई बार ये इनको क्लियर कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं abandoned clearing, जो कि क्लियर कर गया है और छोड़कर क्लियर करने वाला बंदा चला गया है। He said, cut to the north. जोडी मिलविल को कहता है कि नॉर्थ की तरफ चलो। मिलविल, इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक, कि यहाँ ही था वो, ये वही जगह है जहाँ पे पापा स्नेक से काटे गए थे। एंड किल्ड द डो, और डो को मारा गया था। एंड आई सॉ द फॉन, और मैंने उस डो का बच्चा देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक में ही जोडी का मन नहीं था कि मिलविल अब और ज़्यादा उसके संग रहे। इफ द fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointed scene. तो वो नहीं चाहता था कि अगर इन केस द fawn is dead or he couldn't be found, then Millville should see the disappointment on Jody's face. कि वो चाहता नहीं था कि वो उसका जो disappointment वाला एक्सप्रेशन है मिलविल देखे। And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. और बाई चांस अगर फोन मिल जाता है तो जोडी को तो बहुत ही खुशी होने वाला है, और वो चाहता नहीं था कि वो मिलविल के संग ये जो खुशी वाला एक्सप्रेशन है उसे शेयर करे। तो दोनों ही केस में जोडी चाहता नहीं था कि मिलविल वहाँ पे हो। He said, it's not far now, but the scrub is very thick for a horse. तो अब जोडी मिलविल को वापस भेजने की तैयारी करता है, और इसके लिए वो क्या कहता है? मिलविल को कहता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, और ये जो झाड़ियाँ हैं ना बहुत डेंस है, बहुत घनी है घोड़े के लिए उधर जाने के लिए। आई कैन मेक इट ऑन फुट, कि वहाँ तो घनी झाड़ियों के चलते घोड़ा जा नहीं सकेगा, मैं पैर पे चलकर चला जाऊंगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, पर मैं मिलविल कहता है कि पर मुझे तुम्हें छोड़ने में डर लग रहा है, अफ्रेड हूँ मैं इस बात से। सपोज यू गॉट लॉस्ट, सपोज करो कि तुम हरा जाओ, और गेट बिटन बाय द स्नेक टू, और क्या पता तुम्हें भी स्नेक खा ले जैसे तुम्हारे पापा को काट लिया था। आई विल टेक केयर, इस पे जोडी रिप्लाई देता है डैट आई विल टेक केयर, कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, कि क्या पता मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे उस छोटे से डियर के बच्चे को
खोजने में। इफ ही इफ ही इज वॉन्डर्ड, अगर वो घूमते घूमते कहीं निकल गया हो। लीव मी ऑफ राइट हेयर, कि मुझे बिल्कुल ऑफ मतलब उतार दो, यहीं पे उतार दो और मुझे यहाँ पे छोड़कर चले जाओ। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, लेकिन ठीक है, मिल विल जवाब देता है ठीक है हम छोड़ देते हैं, कि बट यू टेक इट इजी नाउ, बट तुम ध्यान से ये सब करो। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, मिल विल उसे कुछ डायरेक्शंस दिखाता है कि ये इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ ईस्ट है। देयर एंड देयर, और वहाँ पे, डैट पाइन टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, तो और वो जो टॉल पाइन ट्री है वो क्या है, मेक्स अ बियरिंग है, मतलब एक्ट्स एज अ कॉम्पास। कॉम्पास हमें डायरेक्शन दिखाती है। तो बोलता है कि उस टॉल पाइन ट्री के हिसाब से तुम अपना डायरेक्शन चूज कर सकते हो। सो लॉन्ग का मतलब बाय बाय। इस पे जोड़ी भी जवाब देता है, सो लॉन्ग मिलविल, कि बाय बाय मिलविल, आई एम ओब्लाइज्ड, कि मैं ओब्लाइज्ड हूँ कि तुमने मुझे मेरा मदद किया। मतलब यहाँ पे जो जोड़ी है उसे अपना थैंकफुलनेस दिखा रहा है। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, जोडी वेट कर रहा था कि कब वो जो हॉर्स के जो हूव्स के साउंड है ख़त्म हो जाए, मतलब कि मिल विल दूर चला गया हो। देन कट टू द राइट, फिर वो राइट की तरफ चला जाएगा। द स्क्रब वॉज स्टिल, वहाँ की जो झाड़ियाँ थी वो एकदम स्टिल थी, कोई उनमें मूवमेंट नहीं थी, कोई हिल डुल नहीं था, बिल्कुल एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड स्टिल। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, और वो जो सूखी घास पे चल रहा था बस वही साउंड था, डैट वॉज कटिंग द साइलेंस, जो साइलेंस को ख़त्म कर रहा था या मिटा रहा था। देयर वॉज नो अदर साउंड whatsoever ओवर देयर, एवरीथिंग वॉज वेरी क्वाइट एंड स्टिल। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, अब वो सोचने लगा कि कहीं मैं गलत डायरेक्शन पे तो नहीं आ गया। आई होप आई हैव नॉट वॉन्डर्ड, मतलब आई हैव नॉट स्ट्रेड इन टू वन, मतलब ही वॉज वॉन्डरिंग डैट ही हैड नॉट स्ट्रेड इन टू रॉन्ग डायरेक्शन, वो गलत डायरेक्शन में ना भूल कर चला गया हो। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. फिर एक बर्जर्ड, जो कि एक बहुत बड़ी बर्ड होती है ईगल और वल्चर की तरह, और वो फ्लैश खाती है डेड एनिमल्स का, मतलब मरे हुए जानवरों का शव खाती है, उसके सामने उड़कर अपने विंग्स को फ्लैप करती हुई गई। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, ओक्स होते हैं ओक ट्री बड़े बड़े, तो वो ओक ट्री के नीचे सब कुछ क्लियर था, कोई बुश नहीं था, और जोडी वहां पर आ गया। बजर्ट सैट इन अ सर्कल अराउंड द कार्कस ऑफ द डो, और जो बजर्ट्स थी डो के कार्कस यानी कि शव, उसके डेड बॉडी के आसपास गोल बनाकर बैठी हुई थी। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम, वो जो बजर्ट्स थी उन्होंने किसको देखा, जोडी को देखा, और उन्होंने अपने स्क्रॉनी नेक्स यानी कि सूखा हुआ या पतला सा कोई नेक होता होगा उनका किसी तरीके का, उन्होंने अपना सिर घुमाया और जोडी की तरफ देख के साउंड निकाला हिस का, जो भी वो आवाज निकालते हैं। ही थ्रू हिज बो एट दैम, उन जोडी ने उनकी तरफ एक शाखा या कोई ट्री का ब्रांच फेंका, एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वो जो सारे बजर्ट्स थे वो कहाँ चले गए, पास एडजेसेंट यानी कि पास वाले ट्री के उधर चले गए। द सैंड showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the dough to the carrion birds. तो ये जो वहाँ की जो सैंड था वहाँ पे लार्ज फुटप्रिंट्स थे, जैसे लॉयन टाइगर या किसी लेपर्ड का, वो भी कैट फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। तो लेकिन ये जो बिग कैट्स होते हैं ना, लॉयन टाइगर लेपर्ड्स एंड ऑल, दे नेवर ईट डेड एनिमल्स, दे ऑलवेज किल फ्रेश एनिमल्स एंड देन दे ईट। तो इसीलिए उन्होंने ये जो सड़ा हुआ ये जो डो का शरीर था उन्होंने कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया, जो कि सड़ा हुआ मांस खाते हैं। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. तो उसने वहां से ग्रास हटाया, मूव्ड और पुश्ड असाइड, पार्टेड मतलब, तो उसने वो ग्रास हटाया जिधर उसने उस फॉन को खड़े देखा था पिछले दिन। It did not seem possible that it was only yesterday.
और ऐसा पूरी जगह को देख के लग ही नहीं रहा था कि ये कल की ही बात है। द फॉन वॉज नॉट देयर, और जो डियर का बच्चा था वहां पे नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने क्लियरिंग के आसपास घूमा अच्छे तरीके से। देयर वॉज नो साउंड, नो साइन, वहां पे कोई आवाज भी नहीं थी और किसी तरीके का साइन भी नहीं था, मतलब फोन वहां पे बिल्कुल भी नहीं था। द buzzards clapped their wings, impatient to return to their business. यहाँ ये पास वाली ट्री पे बैठी बजर्ड्स अपने विंग्स को क्लैप कर रही थी, मतलब जैसे खड़खड़ाना, कोई आवाज करना। वो इम्पेशेंट हो रही थी क्योंकि उन्हें तो अपना काम करना था, मतलब कि वो डो के शरीर को खाना था। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. जोडी उसी स्पॉट, उसी जगह पे वापस आ गया जहाँ पे उसे पिछले दिन फॉन निकल कर आया था, और वो अपने हाथ और पैरों के बल उसके उस जगह पे झुका, जैसे कि जानवर झुकते ना, हम बच्चे भी खेलते टाइम ऐसे झुकते हैं, तो अपने हाथ हाथ और पैरों पे झुक गया। क्या करने के लिए? टू स्टडी द सैंड, सैंड को अच्छी तरह से देखने के लिए, ताकि उसे कोई स्मॉल छोटे छोटे जानवर के पैरों के प्रिंट दिख जाए। एक्चुअली वो फॉन के हुक प्रिंट्स खोज रहा था, ताकि उस हुक प्रिंट्स को फॉलो करके वो फॉन को खोज सके। द नाइट्स रेन had washed away all tracks except those of cat and buzzards. लेकिन जो रात में जो बारिश हुई थी, उसने सारे ट्रैक्स के प्रिंट्स को मिटा दिया था, मतलब उसको फॉन का प्रिंट्स नहीं दिख रहा था, खाली कैट और बजर्ड्स के ही उस सैंड के ऊपर उन्हीं के पैरों के प्रिंट थे। अब हम लोग ये थोड़ा सा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। Jody didn't want Millville with him for two reasons. What were they? So Jody didn't want Millville for two reasons, and they were like, if Jody is not able to find the fawn, he would really be disappointed, and he didn't want Millville to see this feeling of disappointment on his face. And the second reason was that if Jody at all finds the fawn, he would really be very happy, and he didn't wanted to share this emotion of happiness with Millville. Question number 2. Why was Millville afraid to leave Jody alone? Now, Millville was afraid to leave Jody alone because he was afraid that he might get lost in the forest. He might also get bitten by a snake like his father. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled बैकवर्ड। तो अचानक में ना जोडी के सामने एक मूवमेंट होती है, और ये मूवमेंट उसको एकदम से चौंका देता है, और वो लड़खड़ा के पीछे की तरफ गिर जाता है। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, वो फॉन, वहाँ पे उसको वो फॉन मिल चुका था, और फॉन ने अपना फेस उठाया और जोडी के फेस की तरफ किया। इट टर्न्ड इट्स हेड with a wide wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. वो तो ये क्या था कि ये जो फॉन है उसने अपना सिर घुमाया और वॉन्डरिंग मोशन से जोड़ी की तरफ देखा, और उसकी आंखों में पानी था, और ये जो लिक्विड आइस थे तो जोड़ी को एकदम अंदर से झिंझोड़ कर रख दिए। इट वॉज क्यूवरिंग, क्यूवरिंग मतलब शेकिंग स्लाइटली। इट मेड नो एफर्ट टू रेज और रन, और उसने कोई कोशिश नहीं की उस फॉन ने कि उठे या भागे। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जोडी भी बिल्कुल वहां पे नहीं हिला। ही विस्पर्ड, इट्स मी, जोडी ने विस्पर किया कि ये मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, वो फॉन उसको अपना नोज उठाकर उसको सूंघने लग गई जोडी को। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और ये जो जोड़ी है उसने एक हाथ आगे बढ़ाया और फॉन के एकदम नरम मुलायम गर्दन पे रख दिया। द टच मेड हिम डेलीरियस, और ये जो सॉफ्ट टच जो जोड़ी ने फील किया पहली बार जब उस फोन को टच किया, तो उसको बहुत ज़्यादा डेलीरियस कर दिया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स until he was close beside it, और अभी भी जोडी अपने हाथों और पैरों पे ही था, और धीरे से उसके तरफ बढ़ा, फोन के तरफ, और तब तक बढ़ता रहा जब तक कि वो फोन के बिल्कुल पास नहीं आ गया।
ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। जोडी ने अपने आर्म्स को उसके बॉडी के अराउंड डाल दिया। अ लाइट कन्वल्शन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टर। और जैसे ही जोडी ने अपने आर्म्स डाले उसके शरीर के आसपास, तो उस जो फॉन का शरीर था थोड़ा सा ऐंठ गया, लेकिन वो बिल्कुल भी हिला डुला नहीं। स्टर मतलब हिलना डुलना। The fawn still stayed very still. It did not move even a wee bit. He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. और जोडी ने उसके शरीर को, फॉन के शरीर को बड़े ही आराम से सहलाया। इतने आराम से सहलाया जैसे कि वो जानवर, जीता जाता जानवर नहीं बल्कि एक चाइना डियर है, मतलब कोई होता होगा डियर, तो कि जैसे कि वो टूट जाएगा। और क्ले डियर डैट इज इजिली ब्रोकन, मट्टी का बना हुआ डियर होता है जो कि बड़े आराम से टूट जाता है। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। वो जो फॉन की जो स्किन थी ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। और उसका जो स्किन था बहुत ज़्यादा स्मूथ था और शाइनी था, और उसमें से बहुत ही अच्छी भीनी भीनी ग्रास की खुशबू आ रही थी। He rose he rose slowly and lifted the fawn from the ground. जोड़ी धीरे धीरे ग्राउंड से उठा और फॉन को भी अपने संग संग उठाया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली। और उसके जो लेग्स थे बिल्कुल ढीले छोड़े हुए थे, एकदम भी स्ट्रॉन्ग की तरह नहीं थे, ऐसे जैसे कोई लंगड़ा होता है या कुछ होता है। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. तो ये जो फॉन के जो लेग्स थे ज़्यादा ही कुछ लंबे थे, और उसको फॉन को बहुत ऊपर तक उठाना पड़ा। पुल अप हायर, हॉइस्ट का मतलब फुल अप हायर, तो उसी ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ा जितना वो उठा सकता था अपने आर्म्स के अंडर में। He was afraid that it might kick and bleed at the sight and smell of its mother. तो अब जोडी को डर था कि वही जो फॉन है किक करेगा, मतलब अपने पैर मारेगा या ब्लीड करेगा, आवाज़ें निकालेगा जब वो अपनी माँ के मरे हुए शरीर को या अपनी माँ के स्मेल को सूंघेगा। ही skirted द क्लियरिंग एंड pushed his way into the thicket. वो क्लियरिंग के गो मतलब बाहर बाहर से ही निकल गया, और अपने थिकेट मतलब कि खूब घनी झाड़ियों में से उसने अपना रास्ता बनाना शुरू किया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। और इस बड़े ही घने थिकेट से निकलना इस बर्डन यानी कि इस फॉन को उठाकर जोडी के लिए मुश्किल था। द फॉन्स लैग कॉट इन द बुशेस। और जो फॉन का जो लेग्स था वो बुशेस में फंस गया। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम। और जोडी भी अपना पाँव बड़े आराम से उठा नहीं पा रहा था। मतलब फॉन का भी लेग फंस रहा था और जोडी भी बड़े आराम से अपने पैर उठा नहीं पा रहा था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। और उसने क्या किया, जोडी कोशिश कर रहा था कि फॉन का फेस, वो जो चुभते हुए जो कांटे हैं, उससे बचाया जा सके कि उसके फेस पे कांटे ना चुभ जाए। इट्स हैंड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड। तो जैसे जैसे जो ही स्ट्राइड ले रहा था, मतलब लंबे लंबे कदम ले रहा था इस तरह, तो जो फॉन का हेड भी है ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हल्के हल्के हो रहा था। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्बल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। और जो जोडी का हार्ट था थम्प हो रहा था, मतलब जोर जोर से धड़क रहा था। विद द मार्बल, इस मार्बल यानी कि चमत्कार, इस चमत्कार से कि वो छोटे से फॉन ने जोडी को एक्सेप्ट कर लिया। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. अब वो ट्रेल यानी कि रास्ता, जिस रास्ते से आना उसी रास्ते से जाना। तो ये वो ट्रेल को के पास पहुंच गया, और जितनी जल्दी हो सके वो चलता रहा। तब तक चलता रहा जब तक कि एक इंटरसेक्शन के पास ना आ जाए, उस रोड तक ना आ जाए जो उसको घर तक पहुंचाने वाला था। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फॉन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। और वो क्या किया, जोडी रेस्ट करने के लिए थोड़ा रुक गया और फॉन को नीचे उतार दिया उसके लटकती या मतलब लड़खड़ाती कदमों पर। इट वेवर्ड,
इट वेवर्ड ऑन देम। और वो जो फ़ॉन था, इट यहाँ पे फ़ॉन के लिए लिखा गया है, और जो फ़ॉन था वो अपनी डगमगाती डैंगलिंग लेग्स पर डगमगा रहा था। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लेटेड। वो फ़ॉन जोडी की तरफ देखा और ब्लीट किया, यानी कि अपना आवाज़ निकाला। ही सेड एन्चांटेड। जो एन्चांटेड मीन्स जैसे किसी तरीके का जादू चल जाना। तो ऐसे लग रहा था जोडी के ऊपर तो कोई जादू ही चल चुका है फ़ॉन का। तो वो एन्चांटेड वे में बोलता है, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। कि जब मुझे वापस सांस आ जाएगी तब मैं तुम्हें कैरी करूँगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इट इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। अब उसे अपने पापा की बात याद आ रही थी। उसके पापा ने जोडी को कभी बताया था कि फ़ोन उसके पीछे पीछे चल पड़ेगा अगर तुमने उसे पहले कभी उठाया है। तो मतलब जोडी को आशा थी कि क्योंकि उसने उसे उठाया हुआ था, अब उससे उठाया नहीं जा रहा था ज़्यादा, तो कि शायद अब ये मेरे पीछे पीछे चलकर खुद ही आ जाए। ही स्टार्टेड अवे स्लोली। अब जोडी इसी बात को सोच के धीरे धीरे खुद चलने लगा। द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम। और फॉन उसकी तरफ देखता ही जा रहा था। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। जोडी वापस फॉन के पास आया, उसे स्ट्रोक किया, सहलाया और फिर चलकर जाने लगा। It took a few wobbling steps towards him and cried piteously। और वो जो फ़ोन था वो सच में कुछ एक वॉबलिंग यानी कि डगमगाता हुआ स्टेप्स उठाया, उसकी तरफ चलने लगा और उसने दया भरी आवाज़ निकाली फ़ोन ने। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। अब वो फ़ोन ये तो शो कर चुका है इस चीज़ से कि यस आई विल फॉलो यू, कि ये नहीं है कि मैं खड़ा ही रहूँगा और तुम चले जाओगे। इट बिलोंग टू हिम। और ये जो फ़ोन था, अब जोडी समझ गया था कि ये तो अब उसका हो चुका है। इट वॉज हिज ओन। अब ये फ़ोन जोडी का अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय। और वो बहुत ज़्यादा खुशी से लाइट हेडेड हो गया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी उसके अंदर आ गई थी। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। जोडी फ़ोन को बहुत प्यार से सहलाना चाहता था। टू रन, तो फॉन्डल करना चाहता था यानी पुचकारना चाहता था। फिर टू रन एंड रोम्प विद इट, मतलब उसके संग भागना चाहता था। रोम्प मतलब खेलना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, उसे बुलाकर अपने पास बुलाना चाहता था, उसके नाम मतलब उसके पुचकार कर अपने पास बुलाना चाहता था। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट मतलब फ्राइटन हिम, कि वो लेकिन वो इतना उसको डराने की सोच भी नहीं सकता था कि ये सब करने के चक्कर में कहीं वो छोटा सा फ़ोन डर ही ना जाए। ही picked it up and carried it in front of him over his two arms। फिर उस जोड़ी ने वापस उस फ़ोन को उठा लिया और उसे अपने हाथ में उठाकर अपने सामने की तरफ अपने दोनों हाथों में उठाकर ले जाने लगा। इट सीम टू हिम डैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट। और अब तो जोडी को लग रहा था कि अब तो उसको बिना ही एफर्ट के वो चल पा रहा है। उसे इतनी ज़्यादा खुशी थी कि वो फ़ोन अब उसकी बातें उसकी तरफ अट्रैक्टेड है और अब वो उसका हो चुका है। हिज आर्म्स बिगैन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। लेकिन जोडी की जो बाजू थी वो फिर दर्द होने लग गई फ़ोन को उठाते उठाते, और उसे वापस रुकना ही पड़ा। वेन ही वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस। और इस बार जब जोडी चल पड़ा तो फोन भी उसके पीछे पीछे तुरंत चल पड़ा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटल डिस्टेंस। और जोडी ने उस फोन को थोड़े डिस्टेंस के लिए चलने दिया। देन पिक्ड इट अप अगैन। और फिर उसे वापस जोडी ने उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। और इस ये सब चीज़ों के चक्कर में उसे तो डिस्टेंस कुछ लग ही नहीं रहा था। उसे तो लग ही नहीं रहा था कि अरे मेरा घर कितना दूर है, उसे ये सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू द नाइट। वो पूरे दिन और पूरी रात वो चल सकता था। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। कभी उसे उठाकर चल सकता था, कभी उसे फॉलो करने की करते करते देख सकता था। मतलब जोडी को बहुत ही ज़्यादा ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग। तो अभी ये जून का महीना चल रहा था और मॉर्निंग टाइम था। तो मॉर्निंग
टाइम था तो फिर वो क्या था कि वो थोड़े से पसीने से गीला हो चुका था, लेकिन हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, कूलिंग हिम। और इस तरह इस ब्रीज के चलते वो कूल फील कर रहा था। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। और ये स्काई था बहुत ज़्यादा क्लियर था, मतलब क्लाउडी नहीं था, कोई मौसम ख़राब नहीं था। और स्प्रिंग वाटर होता है ना, जैसे झरने का पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है। और ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मतलब स्काई ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई स्प्रिंग वाटर है जो कि ब्लू चाइना कप में डाला हुआ है। ही केम टू द क्लियरिंग। अब वहाँ पे कोई झाड़ी और बुश नहीं थे और जोडी उस एरिया में आ गया था। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। और सारा एरिया, सारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेश और ग्रीन था पिछले रात की बरसात के चलते। He fumbled with the latch and finally obliged to set down the phone to manage it. और यहाँ पर वो अपने घर पहुँच चुका है और वो शायद गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। तो उसे गेट फंबल्ड मतलब टू लूज होल्ड ऑफ समथिंग और टू होल्ड समथिंग क्लमसीली। और लैच का मतलब होता है कुंडी जो दरवाजों पर लगी होती है। तो क्योंकि उसके हाथ में वो फ़ोन का बच्चा था, तो इसीलिए वो लैच को खोलते टाइम थोड़ा सा उसे डगमगाना हो रहा था, उसे खुल नहीं रहा था। और इसके चलते उसको फाइनली उस फ़ोन को नीचे रखना पड़ा लैच को मैनेज करने के लिए। Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the phone walking behind him. तो इसके बाद उसको एक आइडिया आया कि वो क्या सोचा कि वो जोडी खुद अपने घर के अंदर जाएगा, पैनी के बेडरूम तक जाएगा और फ़ोन उसको पीछे पीछे उसको फॉलो करता हुआ आएगा। बट एट द स्टेप्स द फोन वॉकड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब दैम। लेकिन स्टेप्स यानी कि सीढ़ियों पर दो जो फ़ोन था वो वॉज वॉक मतलब अनविलिंग टू डू समथिंग, उससे वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही थी और इसीलिए उसने चढ़ने से इनकार कर दिया। फिर जोडी ने क्या किया, ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। वो आखिर उसको वापस उठा लिया और अपने पापा तक गया। पेनी ले विद हिज आइज क्लोज्ड। पेनी आंखें बंद कर कर लेटा हुआ था। जोडी कॉल्ड, पा लुक। जोडी ने बुलाया कि पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड। पेनी ने अपना सिर घुमाया। पेनी उसके पापा। जोडी स्टूड बिसाइड हिम। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। और जो जोडी था अपने पापा के पास खड़ा था और वो जो फोन था एकदम बुरी तरीके से जोडी के को जकड़ कर रखा हुआ था। इट सीम टू पेनी डेट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। और ये पेनी को लगा कि उसके बेटी की आंखों में वही ब्राइटनेस है जो कि फ़ोन की आंखों में है, मतलब कि जोडी बहुत ज़्यादा खुश है। ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। पैनी बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुमने उसे खोज लिया या तुमको वो मिल गया। जोडी देन वेंट टू द किचन। फिर जोडी किचन में चला गया। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम। और फोन भी उसके पीछे पीछे वोबल करके मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेके लड़खड़ाता हुआ चला गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। एक ठो पैन में जो मॉर्निंग के मिल्क से भरा हुआ था किचन में पड़ा हुआ था सेफ, यानी कि किसी ने भी उस मिल्क को अभी यूज़ नहीं किया था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। उसके ऊपर क्रीम आ गई थी यानी कि मलाई आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू द जग। स्किम्ड मतलब कि उस टू रिमूव अ लेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। यहाँ पे जोडी ने मलाई को हटा दिया और उसे एक ठो जग में डाल दिया। ही poured मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड। उसने एक छोटे से, जैसे गॉड होता है, जैसे भी किसी भी, जैसे कोकोनट शेल होता है वो जब सूख जाता है तो उसे एक तो बर्तन की तरह यूज़ करते हैं ना, गॉड यहाँ पे उसी को कहा गया है। गॉड यहाँ पे लौकी नहीं है, सब्जी नहीं है। तो इसने मिल्क उस गॉड में डाल दिया। ही हेल्ड इट टू द फॉन। उसने फॉन के सामने उस छोटे से बर्तन को किया, मतलब कि उसने जो मिल्क से भरा हुआ जो गॉड था उसने उसको फ़ोन के आगे किया ताकि वो पी ले। ही हेल्ड
इट बटेड इट सडनली। अचानक में फॉन ने उसको बट कर दिया मतलब टू स्ट्राइक और शोव विद द हेड और सिर या सिंग से मार दिया। स्मेलिंग द मिल्क, जैसे ही मिल्क को स्मेल किया उसने तुरंत अपना सिर मार दिया। ही saved it precariously from spilling over the floor। बड़े ही मुश्किल से जोडी ने प्रिकैरियसली यानी कि बड़े ही मुश्किल से और ध्यान से उसे संभाला ताकि वो दूध फ्लोर पे ना गिर जाए। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड। ये जो फॉन था, इट यानी कि फॉन, फॉन को कुछ नहीं समझ में आ रहा था मिल्क के बारे में जो कि गॉड में था। Here guys you can see like this one is some kind of a gourd। ये इसी के अंदर जब ये जो मिलाई है सूख जाएगा तो ये एक बर्तन की तरह बन जाएगा। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth। तो जोडी ने क्या किया, उसने अपने फिंगर्स मिल्क में डाले और थोड़ा जबरदस्ती फॉन के मुंह में डाल दिया। फॉन का मुंह सॉफ्ट था, वेट था। इट सक्ड ग्रीडीली, और जो फॉन था बड़े ही लालची तरीके से मिल्क को सक करने लगा, चूसने लगा। वेन ही विड्रू दैम इट ब्लिटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम। और जब जोडी ने अपना फिंगर उसके मुंह से निकाला तो वो जोर जोर से फ्रेंटिकली आवाज़ करने लग गया। और क्या किया कि फ्रेंटिकली आवाज़ करने लगा, निराश या हताश या दहशत वाले कंडीशन में होना, और जोडी को भी बट कर दिया। यानी कि इस जो फ़ॉन को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और जैसे ही जोडी ने अपना उंगली निकाला तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड एज द फॉन सक्ड ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। फिर से जोडी ने अपना मिल्क फिंगर में डाला और उसके बाद फ़ॉन के मुंह में डाला, और जब फ़ॉन उसके फिंगर्स को चूस रहा था वो धीरे धीरे उस फ़ॉन के मुंह को उस मिल्क तक ले आकर उसके अंदर डाल दिया। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोटेड। जो फॉन था वो ब्लू मतलब थोड़ा हवा भी निकाल रहा होगा, चूस रहा था दूध को और सूंघता भी जा रहा था। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स इम्पेशेंटली, और वो अपनी जो हूव्स हैं उनको ठप ठप जमीन पे मार रहा था। टू स्ट्राइक और बीट फोर्सिबली विद द बॉटम ऑफ द फुट इम्पेशेंटली, जैसे कि उसके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेसब्र और रेस्टलेस हो रहा था। As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content। और जब तक कि जोड़ी अपना उंगली उस मिल्क के लेवल के अंदर यानी दूध के अंदर रखता था तब तक फॉन कंटेंट था, खुश था। इट क्लोज्ड इट्स आईज ड्रीमीली, और उसने अपना आईज को क्लोज कर लिया फॉन ने, बहुत ही ड्रीमीली वे में, जैसे कि बहुत ही मन से वो शांत है। It was ecstasy to feel its tongue against its head। तो जैसे ही जैसे वो दूध पीता था और जोडी के फिंगर्स को टच करता था तो ऐसा लगता कि था कि जैसे कि बहुत ही ज़्यादा भावुकता की या ओवरवेलमिंग इमोशन या खुशी का सिचुएशन फील कर रहा था। जोडी को बहुत अच्छा लग रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिकर्ड बैक एंड फोर्थ, और ये जो फॉन का छोटा सा टेल था वो बार बार फ्लिकर कर रहा था, जैसे कि बार बार हिलाना, आगे पीछे हिलाना। The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling। तो एट लास्ट इस फॉन ने पूरा का पूरा दूध पी लिया, और लास्ट ऑफ द जो लास्ट पोर्शन था मिल्क का वो एक तरह से फॉर्म और गर्गलिंग के हिसाब से उसके मुंह का अंदर सारा का सारा चला गया। Now, kids, let us look through the theme of this story. The primary theme of the story is loneliness and guilt. The doe was killed to save Jodi's father. However, Jody started feeling guilty about it, and to save himself from this feeling, he saved the fawn. The fawn and Jody developed a relationship, and it is around this friendship between man and animal that this story revolves around. The story mainly highlights moral values such as justice and compassion, care and affection between human and animal life. This story also shows how the